Hello, my dear student. Good morning. After a long time, I am come back with JEE previous year question and its solution series for you. इस सीरीज का पहला जो चैप्टर है वो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर के सारे जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए लास्ट 30 ईयर, उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी इस YouTube चैनल पे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। टू डिफरेंट wire having length L1 and L2, respective temperature coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end, then the effective temperature of coefficient of linear expansion is। चलो बहुत ही बढ़िया सवाल है और देखो आप कब पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है। और आपने बोर्ड में जो पढ़ा हुआ है वही थियरी है, उससे कुछ अलग नहीं है, एकदम आसान। कि आपको दो वायर दी है, एक का लेंथ है L1, दूसरे का है L2। दोनों के अपने अपने लीनियर एक्सपांशन दिए हुए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वन इज अल्फा 1 एंड अनदर इज अल्फा 2 आर जॉइन एंड टू एंड, देन इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इफेक्टिव, ये दोनों का। जैसे आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट और सीरीज और पैरेलल का आपने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे ये दोनों का इक्विवेलेंट पूछा है कि अगर सिंगल रोड रखे और इसका ये दोनों का जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है उसकी जगह पे हम सिंगल कंडक्टिविटी हो ऐसा कोई मटेरियल चूज करें तो इसका अल्फा इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो L1 प्लस L2 होगा L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट जब होगा तो यहाँ पे टोटल L डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 डैश प्लस L2 डैश। अब L डैश इक्विवेलेंट यानी कि टोटल लेंथ L1 प्लस L2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, पूरा दोनों रोड का कंबाइन का बात कर रही है यहाँ पे। और L1 डैश यानी चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड का लेंथ का चेंज अगर आप, तो L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। दूसरे रोड में कितना होगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इफ वी मल्टीप्लाई L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी is equal to L1 plus alpha 1 delta t plus L2 alpha 2 delta t। चलिए यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो L1 एंड L1 कैंसल आउट, L2 एंड L2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा L1 प्लस L2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी एंड L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो यहाँ से आप डेल्टा टी को भी कैंसिल कर सकते हो और अल्फा इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका आंसर आएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इफ यू कैन चेक हियर in option, then option A is matched with the correct answer, so correct option is A। चलिए आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपको कुछ इस तरह से दिया है। बेकेलाइट बीकर हैज वॉल्यूम ऑफ 500 cc एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक बीकर दिया है आपको जिसका वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है 500 cc यानी कि 500 सेंटीमीटर क्यूब at 30 degree Celsius when it is partially filled with Vm volume at 30 degree Celsius of mercury।
और यहाँ पे इन्होंने पार्शियली फिल किया हुआ है किसको, मरकरी, यानी कि Hg फिलअप किया है। It is found that unfilled volume of the beaker remain constant as the temperature is varied. Gamma beaker and gamma mercury दोनों दिया हुआ है, where gamma is the coefficient of volume expansion, then Vm is close to, तो ये हमें मर्क्यूरी जो है इसका Vm वॉल्यूम फाइंड ये कितना होगा। तो एक बात आपको ये बोलिए है, यहाँ पे जो पकड़ने लायक है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो यही बात आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये है बात यहाँ पे, देखो, फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन कांस्टेंट एज अ टेम्परेचर इज वेरी। जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो यहाँ जो ये अनफिल्ड वॉल्यूम है, क्या है, अनफिल्ड वॉल्यूम। तो पहले कुछ था कि जैसे आप इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, आप इसको हीट अप करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मटेरियल जो है, जो बीकर जिस मटेरियल का बना है वो भी एक्सपांड होगा। वो एक्सपांड होगा तो साथ में इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भी क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड होने के बाद ये जो अनफिल्ड वॉल्यूम पहले था, बाद में भी वो दोनों वॉल्यूम कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई अनफिल्ड वॉल्यूम पहले बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट माइनस वी एम था, जो अनफिल्ड था। पूरा इसका वी नॉट है, 500 सीसी इज व्हाट, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम था। फिर इसमें आपने लिक्विड डाला, तो जो अनफिल्ड जिसमें लिक्विड नहीं है वो वॉल्यूम आपको चाहिए, तो वी नॉट माइनस वी एम करोगे। फिर आपने इसको हीटअप किया तो बीकर का वॉल्यूम वी बी कुछ हुआ, और इसमें से वो वी एम डैश हुआ, मरकरी जो आपने फिलअप किया उसका भी वॉल्यूम बढ़ा। तो ये दोनों का जो चेंज है, पहले जो था डेल इनिशियल, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, डेल्टा वी आई इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ, मीन चेंज इन वॉल्यूम। पहले जो था बाद में भी वही है, किसका, अनफिल्ड वॉल्यूम जिसमें लिक्विड नहीं था। तो ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमें बताना, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसी का हम यूज करके आसानी से फॉर्मूला, तो एक बीकर के वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो, बीकर के वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो कौन सा, वी बी गामा बी इज इक्वल इनटू डेल्टा टी। फिर ये लिक्विड का, तो लिक्विड के लिए आप लिख सकते हो गामा एम इंटू वी एम इंटू डेल्टा। तो डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम रहेगा तो कैंसल आउट। वी एम हमें फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बना लो, वी बी इंटू गामा बी अपॉन गामा एम, और यही जो है वो वी बी है, बीकर का वॉल्यूम दिया है ना 500 सीसी, तो 500, फिर गामा बी दिया है बीकर का 6 इंटू 10⁻⁻6, और मरकरी का दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻4। इफ वी सॉल्व इट विल गेट आंसर 20 सीसी। कितना आंसर आएगा, 20 सीसी। तो ये भी क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया था, काफी इजी है, ठीक है। तो एक साइड आपको अनफिल्ड वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर, और एक साइड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये दोनों को इक्वेट कर दो। फिर जो आपको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना लो, और बाकी सब एक साइड कर दो, एंड पुट वैल्यू, विल गेट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको कहानी कुछ इस तरह से दिया है। When the temperature of metal wire is increased from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, वायर का टेम्परेचर कितना किया, 0 से 10 डिग्री, इट्स लेंथ इंक्रीज बाय, यानी कि डेल्टा एल इज गिवन, दिस इज 0.02%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी विल बी क्लोज टू। चलिए
डेल्टा टी आपको दिया है 10। शुरुआत करें तो यहाँ पे लेंथ में चेंज दिया है और हमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी रो में बताना है। तो रो इज इक्वल टू हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे पावर वाला डिवीजन वाला रूल्स लगाओगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। यहाँ आप देखो तो कोई भी चीज हो, अगर आप इसको हीट करोगे तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, तो डेंसिटी चेंज होगा, बट मास रिमेन कांस्टेंट। मास रिमेन कांस्टेंट, मास में कोई चेंजेस नहीं होता है बेटा। तो मास में कोई चेंजेस नहीं होता है तो ये बात पकड़ लो, ये तो जीरो हो गया चेंज। तो डेल्टा रो बाई रो इज व्हाट, दिस इज डेल्टा वी बाई वी। और डेल्टा वी बाई वी का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, वी गामा डेल्टा टी। तो यहाँ आप इसका ये फॉर्मूला रख सकते हो, गामा डेल्टा टी। गामा डेल्टा टी यानी 3 अल्फा, गामा यानी 3 अल्फा डेल्टा टी। और ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल यानी अल्फा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा रो बाई रो 3 अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू होती है 0.02 और मल्टीप्लाई करोगे तो यही डेंसिटी आपको परसेंटेज में मिल जाएगा, दिस इज 0.06%। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि भाई परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी क्लोज टू। So you can see here the option is match with correct answer is 0.06. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखो कितना आसान सवाल 2020 में पूछा गया। ऐसे ही सवाल होते हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है। अगर आप अच्छे से बोर्ड प्रैक्टिस किए हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिया है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। सवाल में कुछ ऐसा बोला है, नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज 5 into 10 raised to -5 per degree Celsius along the x-axis and 5 into 10 raised to -6 per degree Celsius along y and z axis if the coefficient of volume expansion of solid is c into 10 raised to 6 per degree Celsius then value of c is। देखो एक और आसान ए भी किस में पूछा गया है, 2030 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो सॉलिड सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो, V इज इक्वल टू एल बी एच। नाउ अप्लाइंग द रूल्स ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन मल्टीप्लीकेशन रूल्स, तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। ये रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए डेल्टा वी बाई वी यानी होता है गामा डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई एल को आप लिख सकते हो अल्फा एल डेल्टा टी प्लस को लिख सकते हो अल्फा बी डेल्टा टी प्लस अल्फा एच डेल्टा टी। डेल्टा टी आर द कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, तो गामा इज इक्वल टू हुआ अल्फा एल प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा एच। नाउ यू कैन सी हियर आपको दिया हुआ है अल्फा 5 इंटू 10 रेस टू 5 इंटू 10 रेस टू -5 पर डिग्री सेल्सियस, तो इसको मैं 50 लिखूं तो 50 इंटू 10 रेस टू -6। अल्फा बी आपको दिया है 5 इंटू 10 रेस टू -6 और अल्फा एच भी सेम ही दिया है 5 इंटू 10 रेस टू -6। हाँ सर, आपको इस
आपने ये 50 क्यों किया? तो 50 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये पावर 10 की पावर -6 है, तो तब जो हमारी टर्म्स है वो 10 की पावर -6 में रहे तो सॉल्व करने में आसानी रहती, इसलिए मैंने इसको -6 पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, 50 + 5 यानी 60, तो 60 इंटू 10 की पावर -6 per degree Celsius. This is the value of gamma. So here there is no option. You have to solve it and give the correct answer. What is the value of C? Then value of C is a 60. यहाँ माइनस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। प्रॉब्लम में आपको डेटा में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एट 40 डिग्री सेल्सियस ब्रास वायर 1 mm रेडियस इज हैंग फ्रॉम सीलिंग, अ स्मॉल मास m इज हैंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द वायर। देखो ये क्वेश्चन भी आपको 2019 में पूछा गया है। एक वायर, यहाँ एक कैपिटल M मास हैंग किया, एक एंड वायर का फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे हमने एक मास हैंग किया। तो ऑब्वियसली आप देखो तो इसका लेंथ जो है वो बढ़ेगा। लेंथ में क्या होगा? इंक्रीज होगा। व्हेन द वायर इज कूल डाउन 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब रेडियस आपको दे दिया यहाँ पे 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। डेल्टा टी आपको दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ 0.2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर। वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू, में क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ m। तो मास फाइंड करना है कि पहले आप मास हैंग करो तो लेंथ बढ़ेगा, फिर इसके बाद आप इसको पुल करो तो इसका लेंथ डिक्रीज होता जाएगा और इनिशियल जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दोनों में देखो डेल्टा एल क्या है? सेम है। एक थर्मल एक्सपांसन हुआ, एक एक्सपांसन हुआ ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स। तो दो टाइप के एक्सपांसन है यहाँ पे आपको समझना है कि एक जो हमने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, हुक्स लॉ। यहाँ पे F/A टू वाई इंटू एप्सिलॉन यानी डेल्टा L/L। और थर्मल एक्सपांसन में हम जानते हैं डेल्टा L/L इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा डेल्टा T होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, YA डेल्टा L/L की जगह पे अल्फा डेल्टा T आ जाएगा। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, Y इज गिवन, दिस इज द 10 पावर 11, एरिया इज पाई, r स्क्वेयर यानी रेडियस ऑफ द वायर इज 10 की पावर -6। यहाँ पूरा फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज। Alpha is also given, this is 10⁻⁵, and delta t is 20. If you solve it, then you will get -6 -5, 10⁻11 are cancel out, तो 20 पाई और फोर्स यानी होता है mg। फोर्स यानी व्हाट? mg। तो यहाँ से ये g यानी 10, तो ये 0 दोनों साइड से कैंसल। पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 2 इंटू 3.14 आप करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 6.28 kg ये आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन। मास कितना आ रहा है? 6.28 kg, एंड देयर इज अ 4 ऑप्शन हियर बट दिस ऑप्शन इज नॉट फाउंड हियर। तो हियर नन ऑफ द एबो, क्या आएगा? नन ऑफ द एबो। इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए ये आपको देखो कब पूछा गया था? 2019 का। तो यहाँ पे दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, तो सॉलिड और दूसरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो थर्मल एक्सपांशन हमने पढ़ा था। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। आपको दिया है दो रोड
टू रोड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी कि लेंथ सेम है, एरिया भी आइडेंटिकल बोला हुआ है तो एरिया भी कैसा होगा, सेम ही, 30 डिग्री सेल्सियस। इफ ए इज हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड बी इज अप टू T डिग्री सेल्सियस, देन न्यू लेंथ आर द सेम। दोनों जो नई लेंथ यानी कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। इफ द रेशियोज ऑफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, यानी कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 which is given this is 4/3, then the value of t is यानी कि इस को ऐसा बोला हुआ है कि भाई चेंज इन लेंथ जो है, पहले वायर का लेंथ एल एल था, दूसरे वायर का भी एल था, दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पे थे, दोनों को हीट अप किया, एक को 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर किया तो इसका लेंथ कितना बढ़ा, डेल्टा L1। दूसरे का टेम्परेचर हमें पता नहीं है, इसको T डिग्री सेल्सियस तक, बट दोनों की जो लेंथ में चेंज हुआ वो कैसा है, सेम है। तो टेम्परेचर T बताओ जो बी मटेरियल को हमने हीट अप किया। चलिए, तो ये भी एक बहुत ही आसान सवाल है, इसमें भी आप लिख सकते हो L1 अल्फा 1 डेल्टा T, L2 alpha 2 delta T, but here you can see that L1 is equal to L2, so we cancel out this term, and alpha 1 upon alpha 2 is, यहाँ डेल्टा 1 डेल्टा T1 और ये डेल्टा T2 लिख सकते हो क्योंकि दोनों का डिफरेंस अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो अल्फा 1 by अल्फा 2 is what, डेल्टा T2 by डेल्टा T1। डेल्टा T2 is what, this is T minus 30, and डेल्टा T1 is 180 minus 30, 80 minus 30 upon 150. If you solve more, then alpha 1 by alpha 2 is given, this is 4/3, this is t minus 30 upon 150। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 50, ये सामने चला जाएगा तो 50 into 4, this will become 200 is equal to t minus 30। If we take minus 30 this side, then it will become plus, then T is 230 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेकंड वायर जो है, सेकंड रोड जो है, इसको हम कितने टेम्परेचर तक हीट अप करें, 30 से 230 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसकी लेंथ में, इसका जो लेंथ में जो चेंज आएगा वो इसके बराबर आएगा, फर्स्ट रोड के बराबर। चलिए, तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था, देखिए 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें डेटा में आपको कुछ इस तरह से दिया, थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल, रीड वैल्यू x नॉट when in contact with the boiling water and x naught by 3 when in contact with ice. What is the temperature of an object in the degree Celsius if this thermometer in the contact with the object reads x नॉट बाई 2। चलो, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने स्केल अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बोला है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस हमारा जो आइस पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा स्टीम पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई आइस पॉइंट जो नया थर्मोमीटर हम बना रहे, आइस पॉइंट कितने पे दिया है, x नॉट बाई 3 पे, और जो स्टीम पॉइंट है बॉइलिंग वाटर, दिस इज गिवन x नॉट, और हमें यहाँ बोला कि भाई x नॉट बाई 2 पे ये जो सेल्सियस टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। अगर मान लो आपने एक नया स्केल बनाया जिसमें आपने स्टैंडर्ड पॉइंट यानी कि जो आइस पॉइंट है वो x नॉट बाई 3 कंसीडर किया और बॉइलिंग स्टीम पॉइंट को x नॉट कंसीडर किया, तो मान लो कि आपका कोई टेम्परेचर x नॉट बाई 2 है, तो इट विल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर इन अ सेल्सियस, सेल्सियस में कितना होगा आपको वो बताना है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पता हो तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था कि तो आप टीसी माइनस लोअर, ए लोअर स्केल बोल सकते हो और ये अपर स्केल को क्या बोला जाता है, लोअर स्केल रीडिंग, और इसको बोलो आप अपर स्केल रीडिंग। तो पहले टीसी माइनस लोअर स्केल रीडिंग,
अपॉन अपर स्केल रीडिंग माइनस लोअर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू सेम ईयर यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है एक्स नॉट में कि भाई टी, यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर हमें दिया है एक्स नॉट बाई 2 माइनस लोअर स्केल रीडिंग अपॉन अपर स्केल रीडिंग माइनस लोअर स्केल। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखनी है, टीसी हमें फाइंड करना है। लोअर स्केल रीडिंग हमारा 0 है, यहाँ अपर स्केल माइनस लोअर स्केल यानी 100 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा एक्स नॉट बाई 2 माइनस लोअर स्केल रीडिंग है एक्स नॉट बाई 3 अपॉन अपर स्केल रीडिंग है एक्स नॉट माइनस लोअर स्केल रीडिंग है एक्स नॉट बाई 3। इफ यू सॉल्व दिस देन 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 यहाँ, तो 3x नॉट माइनस 2x नॉट अपॉन 6, यानी कितना बचेगा ये x नॉट बाई 6, और यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x नॉट माइनस x नॉट, तो ये बच जाएगा 2x नॉट बाई 3, तो 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, और ये नीचे आ जाएगा तो x नॉट बाई 4। चलिए, तो यहाँ TC बाई 100 इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 4, और ये सामने चला गया। हाँ, और ये एक्स नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी कैंसिल हो जाएगा ना एक्स नॉट, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ये भी कैंसिल, यहाँ 1/4, तो टी सी इज इक्वल टू 100/4, यानी टी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। हियर यू कैन सी देयर विल बी नो ऑप्शन हियर, तो इसमें आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना न्यूमेरिकल्स वैल्यू में। तो दिस इज द 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये रहा आपके सामने। यहाँ आपको दिया है अ रॉड ऑफ लेंथ L at a room temperature and uniform area of cross section A is made of metal having coefficient of linear expansion alpha। मतलब कि आपको एक रॉड दिया है जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, and made of metal having coefficient of linear expansion alpha. It is observed that an external compressive force F is applied on each of its ends, prevent any change in the length of the rod when its temperature rises by delta T Kelvin. Young modulus Y for this metal is। तो यंग मॉड्यूलस का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, बहुत ही आसान है। अगर आप कोई रॉड है तो फोर्स लगाते हो, ऑब्जर्व एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन ईच एंड प्रिवेंट्स एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी केल्विन। आगे एक हमने ऐसा एक सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसी की तरह है, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि आप फोर्स लगाओ। मान लो ये वायर वाला ही हमने पढ़ा था कि यहाँ फोर्स एफ लगा, फिर आप इसको हीट इसका टेम्परेचर डाउन करो तो इसकी लेंथ वापस डिक्रीज हो जाएगी, और जैसा था वैसा ओरिजिनल शेप में वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन एफ बाई ए वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, और आप जानते हो कि भाई डेल्टा एल बाई एल थर्मल एक्सपांशन में होता है अल्फा डेल्टा टी, तो इसी का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। तो एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यू मेक y as a subject, then you will get f by a alpha delta t. Here you can see all option. From this option, the option A is matched with the answer. So correct option is f upon a alpha delta t। चलिए, बहुत ही आसान है, ये भी आप देखो 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम का डेटा, देखो क्या दिया आपको। एन एक्सटर्नल प्रेशर P is applied on a cube, pressure P is applied on a cube at a 0 degree Celsius so that it equally compressed from all sides. K is the bulk modulus of the
material of the cube and alpha is the coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to its original size by heating, the temperature should be raised. तब कि पहले आपको बोल रहे कि भाई ये क्यूब को प्रेस करो, पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई आप इसको प्रेस करो तो इसका चेंज इन वॉल्यूम यानी डिक्रीज होगा। फिर इसके बाद बोल रहे हैं भाई आप इसको हीट अप करो तो वापिस इसका वॉल्यूम जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यानी बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आपने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा हो तो बल्क मॉड्यूलस में कुछ ऐसा था कि भाई K इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये फॉर्मूला था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी P बाई K हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वहां हमने डेल्टा V बाई V पढ़ा था, गामा डेल्टा T, और गामा यानी 3 अल्फा डेल्टा T। तो इसका वैल्यू आपको रखना है 3 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू P बाई K। तो आपको पूछा है कि भाई व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा T को आप सब्जेक्ट बना लो तो P अपॉन 3 अल्फा K, दिस इज योर फाइनल आंसर। टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, कितना टेम्परेचर रेज करो, तो P upon 3 alpha K. You can see here there will be 4 option and from this all option the option C is matched with the correct answer. So your option C is the correct answer. चलिए I hope आपको बात सारी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रॉब्लम। Here you can see a steel rail of length 5 meter and area of cross section is 40 centimeter square is prevented from expanding along its length while the temperature rises by 10 degrees Celsius. If the coefficient of linear expansion and Young modulus of steel are 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin and 2 into 10 की power 11 Newton per meter square respectively, the force developed in the rail explain। तो एक ही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ऐसा ही जो हमने आगे किया वही बात कर रहे हैं कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू वाई टू एप्सिलॉन एफ बाई ए वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, और इसको आप लिख सकते हो अल्फा डेल्टा टी, और सामने ए चला जाएगा तो ये एफ। हमें पूछा है द फोर्स डेवलप इन द रेल अप्रोक्सीमेटली इज व्हाट, तो आपको सारा डेटा दिया हुआ है, यहाँ पुट करो 2 इंटू 10 रेस्ट की पावर 11, अल्फा इज 1.2 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 5, change in temperature is 10 degree Celsius and area is also given, this is 40 centimeter square यानी 40 into 10 raised to minus 4। Here you can see 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 4 और ये 10 की पावर 11 और एक 2 और ये 3, और यहाँ से एक 0 और ये 1.2, सॉरी दिस इज गिवन 1.2 ऑल्सो। तो यहाँ से एक 10 और एक 10 इधर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 12 और ये 4 यानी 48 एंड 48 इंटू 2 यानी 96। Here you can see that this is the approximate 96, that means 100, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर 2 ये 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 5 न्यूटन। तो ये चार ऑप्शन में आप देख सकते हो, क्योंकि 96 ऐसा कोई आंसर था नहीं इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया 10 की पावर 5 में। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो ऑप्शन बी इज मैच विद द आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए ये भी देखो 2017 में पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रॉब्लम की ओर। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, आप यहाँ से ही पता चल रहा होगा लास्ट ये भी 2017, 19 में भी ऐसा है, 20 में भी, 21, 20 में भी ऐसा ही। 21-22 के तो अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, 21-22 के लिए मैं अलग से एक सीरीज लेके आऊंगा वापिस। अभी जो है वो 20 तक ही करते हैं हम, क्योंकि मैंने वही अभी पूरा रेडी किया हुआ है, मेरे पास मटेरियल जो है 21-22 और इस साल जो 23 में एग्जाम होगी जेई की, उसका भी मैं बाद में ये भी पूरी सीरीज लेके आऊंगा, इसमें ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको स्क्रीन में
दिख रहा है, देखो, compressive force F is applied and two ends of long thin steel rod, it is heated simultaneously such that its temperature increase by delta T, the net change in its length is zero। मतलब कि पहले आप फोर्स लगाओ या कंप्रेसिव फोर्स कैसे लगाया, कंप्रेसिव फोर्स, तो ऑब्वियसली एक का लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज, ये इतना लेंथ हुआ चेंज। फिर आप इसको हीट अप करो और वापिस इसका लेंथ कैसा हो जाए, एज इट इज, यानी कि जो चेंज है वो जीरो हो गया, ठीक है। And its area of cross section A young y is Young modulus and alpha is the coefficient of linear expansion, then F is equal to बार A की देखो sigma is equal to y into epsilon, this is F by A, y into delta L by L। Here you know delta L by L is what, this is alpha delta T। if you put here y into A, delta L by L की जगह पे आ जाएगा alpha delta T, this is the force। बहुत ही आसान, देखो आसानी से आप बता सकते हो, एरिया, Young modulus, alpha and delta T। Here option C is matched with the correct answer। Your correct answer is C। चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लास कंटेनर to that of viscous liquid cap inside the container is 1/4। देखो ये आपको दिया है y container upon y liquid, it is 1/4। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन का रेशियो है कंटेनर का और एक लिक्विड जो इसके अंदर फिलअप किया है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर should the liquid occupy so that volume of the remaining vacant space will be same at all temperature। सेम सवाल, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था, यही पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ मैच कर रहा है कि आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में आपने कुछ लिक्विड फिलअप किया, तो यहाँ पे अनफिल्ड वॉल्यूम है, यहाँ हमने कोई लिक्विड फिलअप किया है उसका कुछ वॉल्यूम है। फिर जब आप इसको हीट अप करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका वॉल्यूम एक्सपांड करेगा, बीकर का भी यानी कंटेनर का भी, और जो लिक्विड आपने फिलअप किया है उसका भी। बट यहाँ जो अनफिल्ड वॉल्यूम पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो इनिशियली था फाइनल भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अनफिल्ड वॉल्यूम कौन सा, अनफिल्ड वॉल्यूम, यानी यहाँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, व्हाट फ्रैक्शन में बात करनी, फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर should the liquid occupy so that volume of the remaining vacant space will be same at all temperature। तो डेल्टा वी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ, तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज द वी सी गामा सी इंटू डेल्टा टी, वी एफ यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज हुआ, दिस इज वी लिक्विड गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम है, हमें बताना है रेशियो, ठीक है, लिक्विड अपॉन वी एल बाई वी सी, इससे लिखा जाएगा गामा सी बाई गामा एल, and gamma c by gamma l is 1/4। So your correct answer is 1/4। चलिए, आई होप आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, डेटा में आप देख सकते हो लीनियर टेम्परेचर स्केल y, वाटर फ्रीज एट -160 डिग्री, y boil at -50 degree y, on this y scale a temperature of 340 Kelvin would be read, and water freezing point and boiling point it is also given।
तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, 2013 में पूछा गया था। अगर आपको स्केल पता हो तो फिर इसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 270 केल्विन यानी फ्रीजिंग पॉइंट एंड 373 केल्विन यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपको यहाँ पे एज अ नया स्केल हमने y की टर्म में बनाया। y स्केल में आपको दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट -160 y और बॉइलिंग पॉइंट दिया है -50 y। अब आपको बोल रहे हैं कि भाई अगर 340 केल्विन कितना 340 केल्विन टेम्परेचर दिया है केल्विन में, तो इसका रीडिंग बताओ y स्केल में कितना होगा। तो ये भी जैसे हमने आगे पढ़ा था कि भाई टी के माइनस अपर स्केल अपॉन लोअर स्केल माइनस अपर स्केल सॉरी अपर स्केल माइनस अपर स्केल माइनस लोअर लोअर स्केल, यहाँ पे भी लोअर स्केल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी y माइनस लोअर स्केल अपॉन अपर स्केल माइनस लोअर स्केल। तो ये आपको 340 दिया है, हमारा अपर लोअर स्केल है 273 अपॉन 373 माइनस 273 यानी 100। और हमें इसको y में फाइंड करना है। माइनस लोअर स्केल हमें दिया है माइनस -160 अपॉन 160 माइनस 50, इसका जो पार्ट है वो टोटल है 110, तो 0 0 कैंसल। या 340 माइनस 273 करोगे तो ये आ जाएगा 67 67 यानी 6.7 इंटू 11 11 भी सामने चला जाएगा y प्लस 160, तो 6.7 इंटू 11 ये आपका हो जाएगा 73.7 और 160 इस साइड आ जाएगा तो -160 इज इक्वल टू y। देन y इज व्हाट -86.3। दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ यू कैन सी हियर in option, so this answer is match with the option C. So option C is the correct from the data। देखो ये भी 2013 में पूछा गया था और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा वो 2019 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर आप जेई पीवाईक्यूएस अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए जेई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। एक और सेम क्वेश्चन और ये भी 2012 में। वुडन व्हील ऑफ रेडियस r is made of two semicircular parts. The two parts are held together by ring made of metal strip of cross-sectional area S and length L. L is the slightly less than 2 pi r. L is slightly less than 2 pi r. ये जो ऊपर रिंग है तो हमें ये दो वुडन पार्ट है इसको सेट करना है। तो ये जो रिंग है उसकी साइज पहले छोटी है, फिर हम इसको हीट अप करेंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। To feed the ring on the wheel, it is heated so that temperature rises by delta T. And it just tap over the wheel as it cools down to surrounding temperature. It presses the semicircular part together. The coefficient of linear expansion of metal is alpha and its Young modulus is y. The force that one part of the wheel applies on the other part. एक पार्ट दूसरे पार्ट पे, ये जो एक पार्ट है ना ये दूसरे पार्ट पे कितना फोर्स लगाएगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके बारे में चर्चा करना है ये जो एक पार्ट है वो दूसरे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ देखो ये जो पार्ट है उसमें टेंशन ऐसे लगेगा, ये दोनों अलग है सेम पार्ट नहीं है, तो टेंशन यहाँ होता है। तो ये जो एफ नेट फोर्स आएगा विच इज इक्वल टू 2T। एफ नेट फोर्स किसके बराबर आएगा 2T के बराबर आएगा। चलिए तो यहाँ पहले हमें टेंशन फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए वही मेथड है, बार बार ए रिपीट ही हो रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। तो टी बाई ए के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगा डेल्टा एल बाई एल
और हम जानते हैं डेल्टा एल बाई एल को अल्फा डेल्टा टी लिखा जाता है, टी, दिस इज टी। और यहाँ आपको नेट फोर्स पूछा है बाई वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दिस इज 2t। तो यहाँ 2t यानी वाई ए अल्फा डेल्टा टी, बट हियर यू कैन सी हियर, यहाँ सरफेस एरिया आपको एस की टर्म में लेना है। क्या लेना है? एस। तो यहाँ मेरा जो आंसर है 2y(s) alpha delta t. If you can match with this option, you can see here s 2s y alpha delta t. Here D option D is match with the answer. So correct option is D. इसी के साथ हमारा ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में मिलते हैं। हाँ, अगर आपको ये जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन सीरीज आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट भी करिए। आपकी अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो तो हमें पता चले, हम उसके बारे में सोचे और मैं उसको कुछ यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो thank you so much for watching our channel.